मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, पिछले दिनों नेपाल के परराष्ट्र मंत्री आरजू देवपा राणा भारत भ्रमण करके वापस नेपाल आ गए हैं। नेपाल में बहुत ही चर्चा का विषय है कि आखिर आरजू देवपा राणा का भारत भ्रमण भारत की सरकार ने इतना महत्व क्यों दिया। यह कुछ नेपालियों को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि अगर आपको बता दें तो हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी यह बात कहीं न कहीं जरूर जाके चुभती है कि विदेश मंत्री आरजू देवपा जो कि स्वास्थ्य उपचार के लिए भारत गई थी और उनके साथ प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी भी भेंट किए। अब नरेंद्र मोदी साहब का भेंट होना नेपाल में चर्चा का विषय है। स्वयं केपी शर्मा ओली जब आरजू देवपा जी का भारत भ्रमण का फाइल कैबिनेट में पेश हुआ तो स्पष्ट रूप से ओली साहब ने यह बात कही कि आप जा रहे हैं स्वास्थ्य उपचार के लिए और स्वास्थ्य उपचार में इतना बड़ा टीम ले जाना उचित नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री के हैसियत से जो विदेश मंत्री आरजू देवपा के जो टीम में जो लोग थे उसमें से 2 व्यक्ति का नाम हटा दिया और ये प्रधानमंत्री ने हटाया। इसके बावजूद जब आरजू जी का भ्रमण हुआ इंडिया में, उसके बाद पता चला कि नहीं, वो उनका भेंट वहाँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी होगा। स्वाभाविक है श्रीमती आरजू देवपा की खुशी आसमान पर चढ़ गई और हुआ भी। आरजू देवपा ने जो भारत भ्रमण किया है उसमें यह स्पष्ट हुआ कि उनका जो अपना एजेंडा था, जो उन्होंने रखा था कि नेपाल में हम ऊर्जा संबंध में कनेक्टिविटी, एयर मार्ग, जो कृषि सामग्री, इस संबंध में सभी बातों उन्होंने विदेश मंत्री स्तर पर की, लेकिन नेपालियों को ये पच नहीं रहा है। और खास करके यहाँ के कहा जाता है कुछ परराष्ट्रविद जो है उनका अलग पैरामीटर है जो आखिर आरजू देवपा का भ्रमण सफल कैसे माना जाए, तो उनका माना जाना भी स्वाभाविक है। मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। आप नेपाल के पूर्व परराष्ट्र सचिव है श्री मधु रमन आचार्य ने इसको एक प्रकार से सफल नहीं माना है। उनका मानना है कि उन्होंने जो इसमें लिखा है कि भारत नेपाल के बीच बहुत सारे संधि है जिसको सुलझाना बाकी है। जैसे 1950 की शांति संधि को फिर से पुनरावलोकन करना, उनके अनुसार ईपीजी का प्रतिवेदन उसको भारत सरकार प्रधानमंत्री नहीं अभी तक बुझे हैं। उसके बाद में काला पानी, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत का क्षेत्र जो सीमा विवाद का है, इस पर विचार करना। तो नेपाल में जब भी कोई भ्रमण या तो भारत के कोई आते हैं तब, और जब नेपाल का भ्रमण होता है यहाँ के विदेश मंत्री का भारत भ्रमण, तो नेपाल के कुछ जाने माने विद तथा कथित विद यही मुद्दा को आगे करते हैं। तो अब तो स्पष्ट हो गया कि भारत का प्रधानमंत्री आपका विदेश मंत्री से भी बात कर सकते हैं, जो कि पिछले अगर इतिहास देखा जाए तो ये कमल थापा के बाद आरजू देवपा से ही वो बात किए हैं श्री मोदी साहब। और उससे पहले जितने भी
विदेश मंत्री गए हैं उनको एक प्रकार से नकारात्मक जवाब मिला है। तो अगर हम इस भ्रमण को सफल हुआ कि असफल हुआ अगर करते हैं तो आप समझ लीजिए कि जिस ईपीजी का हम नेपाल में हल्ला हो रहा है तो इस भ्रमण में यह दिखा दिया गया कि तुम्हारा ईपीजी अस्वीकृत हो गया है। तुम्हारा चुच्चे नक्शा जो दिखा रहे हो, जो तुम हर बार कहते हो और निकाल देते हो कि चुच्चे नक्शा को भारत मान्यता दिया या नहीं, तो अब आप समझ लीजिए कि भारत मान्यता नहीं दिया है, न दिया है और वो न देगा। चूंकि चुच्चे नक्शा आप जल्दबाजी में, आप जिसको नेपाली में हतार हतार कहा जाता है, वह हतार हतार करके और तब उसको पास करवाया गया है। उस पर आगे पीछे कुछ नहीं सोचा गया और चुच्चे नक्शा को संसद में पास करवा दिया गया, एक राष्ट्रीयता को आगे लाकर, बस इतना ही उसमें है। तब अगर देखा जाए तो आखिर विदेश मंत्री आरजू देउबा में कौन सी वह शक्ति है जिसके कारण भारत इतना बड़ा महत्व दिया है। तो स्पष्ट रूप से आप बता दें कि श्रीमती आरजू देउबा जो यहाँ के 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, शेर बहादुर देउबा उनकी पत्नी है, यानी कि प्रथम महिला होकर भी वो रह चुकी हैं। और इस मायने में देखा जा रहा है कि अभी जो ओली साहब से इनकी बात हुई है उस बात के दरमियान है कि आगे चलकर अब श्री शेर बहादुर देउबा ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उस हिसाब से भी ये महत्व दिया गया है। दूसरी बात, नेपालियों के अंदर, नेपाल में क्या होता है कि बांग्लादेश की में जो घटना हुई है उस घटना को लेकर भारत सरकार और मोदी साहब डर गए हैं और वो डरने के बाद जो है सो नेपाल के पहलो छिमेकी प्रथम पड़ोसी राष्ट्र के अंतर्गत वो रखकर ये महत्व दिया है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सब भारत में जो बांग्लादेश की घटना हुई है इससे कुछ असर नहीं पड़ा है। भारत को क्या है, वो पाकिस्तान विरोध में था ही, श्रीलंका में वो चाइना घुस ही गया था। तो और ये बांग्लादेश में जो आंतरिक मामला हुआ है उससे आप देख ही रहे हैं कि अभी जो वहाँ के सरकार प्रमुख हैं और वो फोन पर फोन मोदी साहब को कर रहे हैं और सभी हिंदू मंदिर में जा कर दिखा रहे हैं कि भाई हम हिंदू की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भारत डर गया हो और उसके लिए आरजू देउबा को वहाँ के प्रधानमंत्री से भेंट करा दिया हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आरजू देउबा का एक वास्तव में अगर शिष्टाचार भेंट है तो मोदी साहब ने महत्व दिया है, एक पड़ोसी राष्ट्र के नाते भी महत्व दिया है। और दूसरी बात, जो एक महिला परराष्ट्र मंत्री होकर वो गई थी तो महिला को महत्व देने के लिए मोदी साहब ने यह महत्व दिया है और आरजू देउबा से भेंट की है। और इससे नेपालियों को वास्तव में खुशी होना स्वाभाविक है। और इतना ही नहीं, महिला को प्राथमिकता देना तो आप देख रहे हैं, कल ही हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली क्या कहे हैं कि नेपाल में महिला को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं। अब देखिए ओली साहब भी बदल गए, हो सकता है कि इनका दाव अभी से ये कर रहे हो और कल जब शेर बहादुर देउबा को देना होगा और उस समय नेपाली कांग्रेस में जो भीतर अंदरूनी कलह है और वो ज़्यादा ऊपर आ जाए तो शेर बहादुर देउबा क्या करेंगे, तब तो प्रधानमंत्री के लिए वो रख सकते हैं आरजू देउबा को, उन्होंने परराष्ट्र मंत्री बना ही दिया है। और नेपाली कांग्रेस में प्रबल दावेदार हैं, वहाँ पर जो 2-3 नाम आ रहा है जैसे शेखर कोइराला, गगन थापा, इन लोगों का नाम, पूर्ण बहादुर खड़का, लेकिन इसी सिलसिला में एक मजबूत नाम आरजू देउबा का भी है।
तो जब ये लोग आगे पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं या कुछ बन सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के दावेदार तो ये हो ही सकती है। आरजू देवपा स्वयं ये हमारे ओली साहब ने कहा है, कल ही कहा है कि मैं महिला को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारियां करनी होगी। यानी कि अब ये 2 महीना 3 महीना 4 महीना में बना दूंगा, यह कहना जल्दीबाजी होगी कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बाउंड्री बता दिया है कि इस माने में मानते हैं कि ओली साहब बहुत भाग्यशाली हैं, और उन्होंने बताया कि ओली साहब के ही टाइम में पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनी, ओली साहब के टाइम में ही पहली महिला सभा मुख बनी, और राष्ट्रपति तो इन्होंने बनाया ही विद्या देवी भंडारी को। यह सबको मालूम है। पहली महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की और पहली महिला सभामुख अंसारी धरती, ये इन्हीं के टाइम में बनी हुई है, जो कि पूरा चर्चा में है। प्रधानमंत्री ये अभी ओली साहब ने स्पष्ट कहा, इस बात की भी चर्चा की कि अगर अभी की बात करें तो मैंने प्रधानमंत्री बनने ही मौका मिलते ही एक महिला मुख्य सचिव को बनाया है। और ये बात सही है कि महिला मुख्य सचिव अभी इन्हीं के टाइम में बना है। अब ये थोड़ा सा लक पर भी काम करता है कि इनके पार्टी में और इनके बाद अगर कोई नहीं मिली, हालांकि अगर ये माले में देखा जाए तो ओली साहब के बाद 10 कार्यकर्ता जो है उसके अकेले ओली साहब है, इनके सामने किसी को बोलने का हिम्मत नहीं है, और कोई भी ना तो पार्टी अध्यक्ष का दावेदारी कर सकता है और न ही प्रधानमंत्री का। तो ऐसी स्थिति में जब 1.5 साल बाद देवबा की बारी आएगी, तो और अभी देख ही लिए हैं कि पड़ोसी राष्ट्र भारत में कितना बड़ा महत्व दिया गया है आरजू देवबा को, और देवबा भी चाहेंगे कि अब वो अगर वो रिटायर कर रहे हैं तो रिटायर करने से पहले अगर उनकी पत्नी मुख्य पद पर आ जाती है तो यह तो नेपाली कांग्रेस के लिए अच्छी ही बात होगी। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर पार्टी अध्यक्ष बना देते हैं और इधर प्रधानमंत्री का बार्गेनिंग चलेगा, तो उसमें आरजू देवबा का नाम अवश्य आएगा। इसलिए भावी प्रधानमंत्री के रूप में अगर आरजू देवबा को देखा जाए तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मित्रों, आपके समक्ष मैंने यही रखा। आपको कैसा लगा जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।